गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज जो अपन है अपना जो पशु परिचय की जो एग्जाम है तुम्हारी 1 से 3 दिसंबर को आयोजित होने वाली है। उसका जो टॉपिक अगला अपना लाइट या प्रकाश, उसमें जो टॉपिक दे रखा है अपना मैंने एक दिन सिलेबस डिस्कस जो करवाया था उसमें है अपना एक तो है प्रकाश का परावर्तन के नियम और प्रकाश। तो अपन वो चीज यहाँ पे आज पढ़ेंगे। जितनी भी तुम्हारे लाइट या प्रकाश से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। ये एग्जाम पशु परिचय जो अन्य एग्जाम है रेलवे की ALP वगैरह है और NTPC वगैरह है, टेक्नीशियन वगैरह है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। और तुम्हारी जो राजस्थान में जो भर्ती आने वाली है, वीडियो है, पटवार है और भी बहुत सारी भर्ती आने वाली है ना, तो उनके लिए भी क्लास तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी साइंस की जो सेक्शन आता है एग्जाम में, तो उसके लिए क्लास बहुत फायदेमंद होगी तुम्हारे लिए। तो आज क्लास से जुड़ जाओ और इसको अधिक से अधिक तुम्हारे जो दोस्त वगैरह हैं जो उनको साइंस पढ़ना है उसके साथ क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें जिससे कि तुम्हें क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपनी जो क्लास है पशु परिचय की जो एग्जाम उसके लिए एक जो भी सिलेबस ओरिएंटेड होगी क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आज चलते हैं, हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश या लाइट। जो अपना सिलेबस है प्रकाश या लाइट में क्या है अपना प्रकाश या लाइट, तो अपन पढ़ेंगे प्रकाश या लाइट। तो प्रकाश या लाइट होती क्या है, जो प्रकाश या लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। तो प्रकाश क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक ऊर्जा है ना, लाइट इधर देखो, इधर देखते हैं जो प्रकाश है प्रकाश या लाइट क्या है, एक ऊर्जा है, ठीक है। ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। एनर्जी एक तरीके से ना, एनर्जी। तो यहाँ पे जो अपन पढ़ते हैं कि प्रकाश की जब किसी भी चीज की अपन स्टडी उसको क्या कहते हैं, तो प्रकाश की जो स्टडी है उसको कहते हैं अपन ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। कभी इंग्लिश में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी कहते हैं। जो स्टडी ऑफ लाइट है उसको कहते हैं अपन प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहते हैं। दूसरे यहाँ पे जो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ का मतलब यहाँ पे तरंग दैर्घ्य जो होती है, तरंग दैर्घ्य होती है प्रकाश की, होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके कितनी होती है 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अगर तुम्हें मीटर में पूछे तो इसको लेते हैं अपन 3.9 इंटू 10 की पावर -7 मीटर से लेके 7.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो ध्यान रखना ये पूछे जाते हैं कि जो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है या वेवलेंथ है वो कितनी रेंज में होती है। तो वहाँ पे प्रकाश की जो अलग अलग रेंज है, विवयोर जो होता है, प्रकाश अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है, उसकी वजह से अपन वस्तुओं को देख पाते हैं। जो प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो उसकी जो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर अपने आंखों तक पहुंचती है, तो फिर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वहां से वही अपन कलर को दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो प्रकाश की जो वेवलेंथ है, ध्यान रखना ये तरंग दैर्घ्य जो होती है कितनी होती है 3.9 इंटू 10 की पावर -7 मीटर से लेके 7.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर तक होती है ना। 3.9 से लेके या फिर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके, या फिर जो तुमसे पूछे जो लैम्डा है, क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा है तरंग दैर्घ्य। इसकी जो किस में मापते हैं अपन, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो प्रकाश है, प्रकाश एक तो होती है ध्वनि, एक होता है प्रकाश। तो प्रकाश में जो कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ होती है। कौन सी होती है, होती है अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। एक होती है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। जो ध्वनि होती है वो कौन सी तरंग होती है, अनुदैर्घ्य जो तरंग होती है वो होती है अपनी ध्वनि। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सी होती है अनुप्रस्थ। ध्यान रखेंगे तुम क्या है, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स। इसके बाद में जो प्रकाश है उसकी दो प्रकृति पाई जाती है। एक तो पाई जाती है तरंग प्रकृति, एक पाई जाती है कण प्रकृति। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे अपन तरंग प्रकृति जो होती है प्रकाश की, कौन सी होती है, तरंग प्रकृति। वेव नेचर, कौन सी, वेव जो नेचर होती है वो होती है अपनी तरंग प्रकृति। जो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे प्रकाश के बारे में, सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे 1678 में, उनका नाम था हाइगन। तो हाइगन ने पुष्टि की थी कि प्रकाश की कौन सी होती है, तरंग प्रकृति। मतलब प्रकाश जो है इस तरीके से गति करता है, देखो जो तरंग प्रकृति है इस तरीके से गति करता है। इसके बाद में जो इसके बाद अगले जो वैज्ञानिक आए थे वो आए थे अपने टॉम्स यंग आए थे। कौन से आए थे, टीएम बोल सकते हैं, ठीक है, टीएम। इन्होंने बाद में किसी की व्यतिकरण होता है, क्या आता है, व्यतिकरण। इनकी भी इन्होंने खोज की थी बाद में, व्यतिकरण की जो आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे 1850 में। कौन से आए थे, फूको नाम के वैज्ञानिक थे। कौन थे, फूको वैज्ञानिक। जो फूको नाम के वैज्ञानिक थे इन्होंने भी इसकी पुष्टि की थी कि प्रकाश कौन सी प्रकृति में रहता है, तरंग प्रकृति शो करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जब तुमसे पूछ रहे कि तरंग प्रकृति से जुड़े हुए वैज्ञानिक कौन से हैं, तो ये तीनों वैज्ञानिक इससे जुड़े हुए हैं तरंग प्रकृति से। तो देखो एक तो है हाइगन, एक है टीएन, एक है फूको। तो याद रहेगा इस तुम्हें। तो आगे चलते हैं, देखो पहले यहाँ पे पढ़ाई में प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा होती है ना। ऊर्जा के बाद में इसकी स्टडी क्या कहलाती है, ऑप्टिक्स, क्या प्रकाशिकी कहलाती है। इसके बाद में जो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक, मीटर में ये है अपनी ना। इसके बाद में जो तरंग प्रकृति है हाइगन, टीएन और फूको नाम के जो वैज्ञानिक है, टीएन ने व्यक्तिकरण की भी खोज की थी ना। इसके बाद में ये होती है अनुप्रस्थ तरंग। देखो आगे चलते हैं यहाँ पे। देखो स्क्रीन पे है तुम्हारे सामने जो है, जो
ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। जो प्रकाश होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति व्यवहार करता है। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति व्यवहार करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग और ये होती है अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं इसको, अनुप्रस्थ, या फिर बोलते हैं ट्रांसवर्स। इसमें जो अपन जो तरंग जो प्रकृति है उसमें अपन जो भी चीज डिस्कस करेंगे वो अपन जैसे प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश का क्या है, अपवर्तन होता है, दूसरा होता है ध्रुवण, पोलराइजेशन है ना। उसके बाद में होता है व्यतिग्रहण, एक होता है प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। तो यहाँ पे देखो एक तो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है, परावर्तन। इसके बाद में है जो रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, अपवर्तन। इसके बाद में डिफ्रैक्शन, क्या है, डिफ्रैक्शन। इसके बाद में पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण, ध्रुवण। इसके बाद में एक इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है, इंटरफेरेंस मतलब होता है व्यतिकरण, व्यतिकरण। जिसकी खोज किसने की थी, मैंने बताया तुम्हें, टी यंग ने किसकी खोज की थी, व्यतिकरण की। व्यतिकरण होता है दो प्रकार के, एक होता है संपोषी और एक होता है व्यतिकरण। जो होता है इसमें क्या होता है कि समान आयाम और आवर्ती जो तरंगे एक साथ आती है तो वहां पे उसकी आवर्ती और आयाम बढ़ जाता है किसी तरंग का, वहां पे बोलते हैं उसको व्यतिकरण। और एक प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करती है तो उसको बोलते हैं, जो ये सारी जो चीजें थोड़ी है ये किसमें आती है, ये किसमें आती है, ये होता है अपना विवर्तन। क्या होता है, विवर्तन। जैसे कि कोई भी अवरोध है उससे जो प्रकाश मुड़ जाता है तो मुड़ने को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा मैं डिफ्रैक्शन जो है। तो ये चीजें इनकी जो अपन इनको पढ़ते हैं तो किस सिद्धांत में पढ़ते हैं, तरंग के सिद्धांत पे। इन सभी को अपन किस सिद्धांत पे पढ़ते हैं बताओ, तरंग सिद्धांत पे इनको पढ़ सकते हैं। किस पे, तरंग सिद्धांत पे। तो ये सब किसकी व्याख्या करते हैं, तरंग सिद्धांत के आधार पर अपन समझ सकते हैं इनके। ठीक है, तरंग सिद्धांत। दूसरा जो मैंने पढ़ाया था तो तरंग सिद्धांत हो गया, जो प्रकाश है उसका दो लाइट होती है, LIGH की लाइट, जो इसके दो चीज होते हैं, एक तो होता है तरंग और एक होता है कण की तरफ व्यवहार करता है। तो ये द्वैत प्रकृति होती है प्रकाश की, जो द्वैत प्रकृति है, एक तो होता है तरंग और एक होता है कण। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे जो अगला अपनी स्लाइड ध्यान रखना, EMW मतलब प्रकाश का होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, दूसरा होता है अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ। इसके बाद में निम्न की जो वाक्य है अपन किससे समझ सकते हैं, जो प्रकाश का क्या होता है तरंग प्रकृति जो होती है उससे अपन इसको समझ सकते हैं ना। आगे चलते हैं, देखो दूसरी जो प्रकृति आती है प्रकाश की, देखो दूसरी जो प्रकृति है वो क्या है, देखो इधर कण जो प्रकृति होती है प्रकाश की कौन सी होती है, कण जो प्रकृति होती है पार्टिकल नेचर। कौन सा, पार्टिकल जो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर। जो पार्टिकल जो नेचर उसको सबसे पहले जो आइंस्टीन ने समझाया था, कब समझाया था, 1905 में। इन्होंने दिया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है, फोटो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको अपन बोलते हैं फोटोन सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोटोन सिद्धांत। इन्होंने बताया था कि जब प्रकाश किसी भी सॉलिड लिक्विड या गैस, सॉलिड लिक्विड या गैस कोई भी किसी सॉलिड मतलब ठोस या फिर द्रव या फिर गैस अवस्था पर पड़ता है तो यहाँ से जो इसकी जो प्रकाश की जो ऊर्जा है, प्रकाश क्या होती है, एक ऊर्जा होती है। तो यहाँ से ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे इनको बाहर निकाल देता है। क्या निकाल देता है, बाहर निकाल जाता है। जो निकला जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर निकला जो इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन या इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं फोटोन। और जो यहाँ पे जो एनर्जी है, जो ये किरण जाएगी तो इसकी एनर्जी जो होगी वो होगी E=hv। मतलब यहाँ पे जो HF, तो यहाँ पे जो F क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो याद रहेगा सब चीज़ें। तो जो प्रकाश का फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है 1905 में किसी ने खोज की थी, आइंस्टीन ने खोज की थी। इसके बाद में जो क्रॉम्पटन जो प्रभाव है और जो कण प्रकृति है, इससे अपन कौन से सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। एक तो है अपना फोटो प्रकाश विद्युत प्रभाव, एक अपना क्रॉम्पटन प्रभाव। क्या होता है, क्रॉम्पटन प्रभाव, ध्यान रखना। एक अपना रमन इफेक्ट, जो रमन इफेक्ट है इसकी जो खोज है ये भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की तरह होता है। ठीक है, फोटो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी तरह होता है क्या, रमन जो इफेक्ट है। इसकी जो खोज है अपने एक वैज्ञानिक थे, भारत के वैज्ञानिक थे, क्या, रमन, CV रमन। कौन से वैज्ञानिक थे, CV रमन। तो इन्होंने क्या किया कि जो 28 फरवरी आती है, 28 फेब 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, खोज की थी। इसके लिए इनको 1930 में तो क्या मिला था, जो 1930 में तो इनका मिला था नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। इसके बाद में जो 1954 में इनको भी दिया गया था भारत रत्न। क्या दिया गया था, भारत रत्न। तो ध्यान रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, भारत रत्न। अपन 28 फरवरी को इन्हीं की याद में जो 28 फरवरी को इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। क्या की थी, खोज की थी। तो 28 फरवरी को मिलाते हैं भारत विज्ञान दिवस। क्या मिलते हैं, भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है, भारत में विज्ञान दिवस, साइंस डे। ठीक है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। तो याद रहेगा चीज़ तुम्हें, 28 फरवरी को मनाया जाता है अपने विज्ञान दिवस, इनकी वजह से, रमन प्रभाव की वजह से।
तो सीवी रमन हो गया अपना 28 फरवरी हो गई अपनी ना विज्ञान दिवस हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गया, कब मिला था 1930 में। इसके बाद में 1900 इनको दिया गया था भारत रत्न। ध्यान रहेगा तुम्हें कण प्रकृति से अपन ये सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं ना। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, देखो इसके बाद में आता है अपना प्रकाश का जो चाल होती है, वेग होता है प्रकाश का, वो क्या होता है, ठीक है, प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल। तो जो वेलोसिटी ऑफ ये है अपना प्रकाश, इसकी सबसे पहले जो खोलते एक वैज्ञानिक थे रोमर नाम के, कब 1676 में इन्होंने प्रकाश की जो वेग है या वेलोसिटी है उसकी खोज सबसे पहले की थी। सबसे जो पहले खोज की थी इन्होंने प्रकाश के वेग की, ठीक है। तो इन्होंने जो खोज की थी, तो जो प्रकाश का जो वेग है किस पे निर्भर करता है, जो एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक, क्या होता है अपवर्तनांक, इस पे निर्भर करता है ना। अपवर्तनांक पे जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो निर्भर करता है म्यू, ठीक है। तो जो वैक्यूम जो होता है, निर्वात जो होता है प्रकाश का, निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है बताओ, सभी को याद है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वो जो एयर है इसमें भी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। क्या प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद में जो वाटर है अपना पानी है, उसमें जो प्रकाश की चाल है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसी में होगी प्रकाश की चाल, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होगी वायु या फिर वैक्यूम निर्वात में होगी। उसके बाद में जो पानी जो होता है उसमें प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में जो ग्लास या कांच जो होता है, कांच, इसमें जो प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने प्रकाश की चाल डिस्कस कर लिया। प्रकाश की जो चाल है वो किसी पे डिपेंड करती है, जो होता है अपना रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है कि उससे एक नियतांक होता है, उसका जो सूत्र होता है अपवर्तनांक का, देखो ये क्या होता है, अपवर्तनांक का जो सूत्र मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो ये होता है म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन जो माध्यम होता है, किसी जो माध्यम जब प्रकाश की चाल जाएगी तो वहाँ पे होगा माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। जो प्रकाश की चाल है वो किस पर निर्भर कर रही है अपने, एक तो कर रही है माध्यम पर, माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा उस पर प्रकाश की जो चाल है वो निर्भर करती है। इसके बाद में जो अपना होता है म्यू, तो म्यू किस पे निर्भर करता है, एक तो म्यू है, एक तो टेम्परेचर जब बढ़ा हो तो जो अपवर्तनांक है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो अपना है कि निर्वात में प्रकाश के माध्यम पे निर्भर करती है। तो यहाँ पे अगले चलते हैं अपने, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है स्लाइड को। आगे चलते हैं, देखो बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें, जो बोर्ड पे है क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे है 8 मिनट 16.6 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड। जो कभी भी जो सूर्य है यहाँ पे, जो सन क्या है, सन है, यहाँ से जो प्रकाश अपनी पृथ्वी पर आता है बताओ कितना टाइम लगेगा उसको आने में। जो प्रकाश आता है यहाँ से जो रेज आती है तो उसको लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ध्यान रखने का प्रश्न आता है जो कि प्रकाश की जो किरणें हैं उसको आने के लिए कितना समय लगता है यहाँ से, है ना कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। इसके बाद में अपना है 1.28 सेकंड। जो चंद्रमा होता है क्या होता है, मून जो होता है, ध्यान रखना दोनों में कन्फ्यूजन मत होना ना। जो मून है यहाँ से अगर पृथ्वी पे क्या आएगा, प्रकाश आएगा अपने पृथ्वी पे, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ। अगर अर्थ पे प्रकाश आएगा तो कितना सेकंड लगाएगा टाइम, 1.28 सेकंड लगाएगा। अपन प्रकाश जो पढ़ रहे हैं तो प्रकाश की सारी चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे ना। 1.28 सेकंड है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1.28 सेकंड क्या होता है ना, तो ध्यान रखना 1.28 सेकंड हो रहा 8 मिनट 16.6 सेकंड। जब अगर प्रकाश सूर्य से आएगा पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट, इसके बाद में 16.6 सेकंड और लगाएगा। अगर चंद्रमा से जो लाइट आएगी प्रकाश अर्थ पर कितना लगाएगी, 1.28 सेकंड। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। अगले जो वैज्ञानिक पढ़े हैं डी ब्रोगली, क्या नाम है, डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो प्रकाश की दो द्वैत जो प्रकृति, एक तो है तरंग प्रकृति और दूसरा है कण प्रकृति, तो दोनों की व्याख्या की थी। तो प्रकाश कैसे हो गया, इसको बोल सकते हैं दो प्रकृति है। कौन सी है, दो प्रकृति, तो इसको बोलते हैं द्वैत प्रकृति। क्या बोलते हैं, द्वैत जो प्रकृति है द्वैत। जो द्वैत प्रकृति की जो खोज है किसने की थी, डी ब्रोगली ने, द्वैत प्रकृति या फिर द्वैत जो व्यवहार है प्रकृति, इसका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, द्वैत नेचर, खोज किसने की थी बताओ, डी ब्रोगली ने, तरंग और कण की जो खोज है। इसके बाद में देखो ये ध्यान रखना है चीज़ें ना। अगले स्लाइड पे चलते हैं अपने यहाँ पे देखो ये है अपना, अपन पढ़ेंगे जो मेन पॉइंट है अपना सिलेबस में अपन दे रखा कि जो प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। जब भी प्रकाश किसी सतह से टकराएगा, किसी परावर्तक सतह से जब टकराएगा प्रकाश, तो किरण वहाँ से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ध्यान देना यहाँ पे, उसी माध्यम क्या है, उसी माध्यम मतलब जहाँ से आएगी जो प्रकाश की जो किरण है, जहाँ से आएगी उसी माध्यम में पुनः लौट जाएगी टकरा के।
अब जो जो जिस कोण पे आएगी तो वहाँ पे तीन चीज़ें होगी। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन। देखो ऐसे होता है, ये क्या है, कोई वो है ना, परावर्तक है, परावर्तक सतह है, ठीक है। यहाँ पे लेप किया जाता है, किसका लेप किया जाता है, AgNO3। AgNO3 सबसे बेस्ट जो परावर्तक है वो क्या है, AgNO3, मतलब सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, देखो चांदी आ रहा है, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इसको मैंने तुम्हें लिखवाया था, लूनर कास्टिक बोलते हैं ना, लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक। दूसरा इसका नाम मैंने तुम्हें लिखवाया था, ये क्या है, मतदान स्याही में, क्या है, मतदान की जो स्याही होती है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, मतदान स्याही में। इसके बाद में यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, देखो मैं इसको बनाता हूँ देखो यहाँ पे पेज ले लेते हैं अपन, अगला ना पूरा समझेंगे इसको, ठीक है। देखो मैंने वो चीज़ ध्यान रखना तुम, ये है अपनी कोई भी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये परावर्तक जो सतह है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो ये बनाता हूँ मैं अभिलंब, ये क्या है अपना अभिलंब, इसको बोलते हैं अपन एन या फिर नॉर्मल, ठीक है, अभिलंब। जैसे कोई भी किरण यहाँ पे आएगी तो उसको बोलते हैं अपन आपतित किरण या इंसिडेंट रे। देखो सॉरी गलत बन गया ये थोड़ा, देखो इधर, कोई भी किरण यहाँ पे आएगी तो ये यहाँ से टकरा के वापस इसी माध्यम में लौट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये किरण आ रही है और ये वापस इधर जा रही है, तो जो आने वाली जो किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आने वाली को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित रे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंसिडेंट, तो इसको मैं लिखूंगा आई से, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसके बाद में जो जाने वाली जो किरण है इसको अपन बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण को बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं अपन आर से। क्या बोलते हैं, आई और आर। तो इस जो कोण यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं अपन आई, क्या बोलते हैं, आई। और जो परावर्तित कोण है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, आर, ठीक है, आई और आर। ध्यान रहेगा ये चीज़। तो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि जो परावर्तन है वो क्या होता है, तो किसी सतह से प्रकाश का माध्यम से उसी माध्यम में लौट जाना क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। जो परावर्तन हो रहा है वो हो रहा है परावर्तन। तो देखो इधर जो परावर्तन, एक तो हो गया आपतित किरण, दूसरा हो गया परावर्तित किरण, और इसको बोलते हैं अभिलंब। तो ये क्या है अपना, जो प्रकाश का जो परावर्तन है यहाँ पे वो होता है। तो इसके लिए शर्त होती है कि प्रकाश का परावर्तन कब होगा, या कि क्या जो इसके रूल होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। और जो इसके एग्जाम्पल है देखो ये हो गया अपना प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे जो एक तो शर्त होती है, इसकी कंडीशन होती है, वो एक तो होती है कि जो कोण आई है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आर के इक्वल होना चाहिए। दूसरा नियम है कि यहाँ पे जो एक तो है आपतित किरण जो आई है, और दूसरा है अभिलंब एन है, और एक है जो आर परावर्तित किरण क्या होना चाहिए, तीनों एक ही तल में होना चाहिए, तीनों एक ही तल में होना चाहिए, एक ही तल में होनी चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए, होने चाहिए। देखो जो मेन बात है यहाँ पे ये है कि जो प्रकाश की किरण आएगी तो उसी माध्यम में जाएगी। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है कि जो परावर्तन में क्या होता है, तो परावर्तन में क्या होता है कि जो किरण है माध्यम एक होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो माध्यम है एक होता है। तो ध्यान रहेगा ये सब चीज़ें। तो देखो जो प्रकाश का जो परावर्तन है यहाँ पे मैंने तुम्हें जो परावर्तक है, क्वेश्चन आता है कि जो परावर्तक जो सतह होती है सबसे बेस्ट क्या है उसके लिए ना, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है। एक है लूनर कास्टिक, मतदान शेग। इसके बाद में अपना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, मतलब जो एग्जांपल आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं इसके ना। एक तो है रंगों को जो पहचानने के लिए अपन क्या होती है, कोई भी अपने पास जो प्रकाश से वहाँ से जो अलग अलग तरह की जो किरणें आती है प्रकाश सूर्य से, तो वहाँ पे जैसे वोयलेट है और भी रेड है, येलो है, सभी कलर आते हैं वहाँ से ना। तो जहाँ से मैं तुम्हें दिख रहा हूँ तो यहाँ पे इस पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही हो, तुम्हारी आंखों तक पहुँचती है, अपनी आंखों तक जो लाइट पहुँचती है वो अपन को दिखाई देती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो रंग है उनको पहचानने के लिए क्या किसका यूज रहता है, अपन परावर्तन होता है। यहाँ पे क्या होता है, परावर्तन होता है। इसके बाद में है वस्तुओं का दिखाई देना, किसके कारण दिखाई देती है वस्तु, अपन को प्रकाश का क्या होता है वहाँ पे परावर्तन होता है, जिस कलर से परावर्तन होता है तो वही अपन को दिखाई देती है। इसके बाद में जो मिरर होते हैं, जैसे अपन पढ़ेंगे आगे उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस या फिर समतल दर्पण भी पढ़ेंगे ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और मिरर जो गोली दर्पण होते हैं, तो उनका जो अध्ययन है वो किसके आधार पर किया जाता है, रिफ्लेक्शन के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर, रिफ्लेक्शन या
जो परावर्तन होता है उसके आधार पर किया जाता है, ध्यान रखना। तो परावर्तन का जो नियम है वो क्या हो गया, देखो एक तो हो गया कि जो एक अपने आपतित किरण, क्या है आपतित किरण, आपतित परावर्तित जो किरण है, परावर्तित किरण, और जो अपना अभिलंब है एन, अभिलंब क्या होता है अपना एन होता है, तीनों एक ही तल में होने चाहिए ना, तीनों एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होना। जो दूसरा नियम है इसका वो है कि जो कोण आई है, आपतन कोण है, वो आर के बराबर होना चाहिए। तो कभी कभी वो क्या करता है कि जो आपतन कोण आई दे देता है, फिर वहाँ 90 बच जाएगा, देखो ऐसे, जैसे ये है यहाँ पे किरण आ रही है ऐसे गई, ये अपना विलंब है, यहाँ पे आई दे देता है वो ना, जैसे मान लो तुमको 40 दे दिया तो ये भी कितना हो गया 40 हो गया, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है वो ना, तो ये 90 है टोटल, वो बताएगा कितना बताऊँ, यहाँ पे 50 बच जाएगा ना, तो ऐसे याद करते हैं इनको ना। इसी प्रकार से यहाँ पे कभी ये कोण पूछ लेता है वो, तो ऐसे पूछेगा वो परावर्तित किरण और जो वो है परावर्तक जो सतह है उसके बीच में कितना कोण बनेगा, तो परावर्तक सतह ये है अपनी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे ना, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं वहाँ से। तो अपने आगे चलते हैं, देखो अब पढ़ते हैं अपन प्रकाश का जो अपवर्तन है। एक तो अपने क्या पढ़ा, परावर्तन पढ़ा, एक पढ़ेंगे अपन यहाँ पे रिफ्रैक्शन, वो था अपना रिफ्लेक्शन, ये है अपना रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का जो अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखो प्रकाश का जो अपवर्तन है इसमें क्या होता है कि जो आपतन जो एक माध्यम में होते हैं दो, और माध्यम कौन सा होता है, पारदर्शी, ध्यान रखना। जो अपवर्तन होता है उसमें माध्यम होते हैं दो, तो माध्यम कौन सा होता है, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, मतलब मीडियम दो होने चाहिए। यहाँ पे मीडियम जो अपने परावर्तन जो पढ़ा था उसमें माध्यम के एक ही माध्यम था, मतलब जहाँ से किरण आ रही है वहीं जा रही थी, उसी माध्यम में वापस जा रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा, जो माध्यम होगा जहाँ से किरण आएगी उस माध्यम में न जाके दूसरे माध्यम में जाएगी, और थोड़ी सी जो अभिलंब है ऐसे उससे दूर हटेगी, फिर उसके पास आ जाएगी, फिर सीधी निकल जाएगी। इसमें 3 कंडीशन होती है, देखो ऐसे। प्रकाश का जो अपवर्तन है देखो ऐसे पढ़ेंगे अपन इसको, ये क्या है, ये है अपना मीडियन 1 मतलब माध्यम 1, और ये है अपना मीडियन 2, और ये किस पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर, ठीक है। देखो इधर अपन लेंगे यहाँ पे अभिलंब, ठीक है, ये अपना अभिलंब हो गया n। अब कोई किरण आएगी देखो इधर, ये अपनी किरण आ रही है कोई आई, ठीक है, ये अपना माध्यम है, देखो इसको ले लेते हैं अपन विरल माध्यम, ठीक है, विरल, इसको ले लेते हैं अपन सघन। जो विरल माध्यम से अगर सघन में, सघन और विरल क्या होते हैं, जो विरल होते हैं इसमें कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। सघन जो माध्यम होता है उसमें कण बिल्कुल पास पास होते हैं। अगर बिल्कुल पास पास होंगे तो कण को थोड़ी अगर गुजरने में थोड़ी दिक्कत आएगी ना, किरण को जो गुजरेगी उसमें से सघन माध्यम से गुजरेगी, कण पास पास है उसके, उसको जाने नहीं देंगे जल्दी से। तो जो किरण है किसकी तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। किसकी तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ। तो यहाँ पे देखो किरण किसकी तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ थोड़ी झुक जाएगी इधर, है ना, अभिलंब की तरफ, ठीक है। ये किरण है इस तरह झुक जाएगी, ठीक है। ये है अपना अभिलंब। तो जो यहाँ पे आई है और ये कौन सा कोण है, आर, इसको बोलते हैं अपन आपतित किरण। आपतित, आपतित आने वाली जो होती है इसको बोलते हैं आपतित रे, इंसिडेंट। इसको बोलते हैं अपन, यहाँ पे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टेड। वहाँ पे क्या था, परावर्तित किरण थी, यहाँ पे बोलेंगे इसको अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको, अपवर्तित रे, अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे जो अभिलंब की तरफ झुक रही है यहाँ पे आई और आर, तो जो यहाँ पे जो इस तरफ झुक रही है कब, जो विरल माध्यम से सघन में आएगी तो। लेकिन अगर मैं इसको सघन लूँ, इसको विरल लूँ, तो किरण थोड़ी दूर हट जाएगी इससे। अब पढ़ेंगे इसको आगे की स्लाइड पे ना। एक तो रूल ही हो गया, देखो यहाँ पे जो स्नेल का नियम है वो क्या होता है कि इसमें जो एक तो है कि जो अपना आपतित किरण जो आई है और जो परावर्तित किरण जो आर है और दूसरा अभिलंब एन है, ये तीनों एक माध्यम में होने चाहिए ना, तीनों एक माध्यम में, तीनों एक माध्यम में होने चाहिए, एक माध्यम में। ये तो है अपवर्तन के नियम। और जो अब दूसरा नियम है इसमें लॉ ऑफ स्नेल है। तो जो लॉ ऑफ स्नेल क्या होता है कि जो साइन आई है, साइन आई और साइन आर,
जो है इसका एक नियत मान आता है वो होता है म्यू, इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तनांक। ये नियत होना चाहिए, मतलब ये फिक्स आता है, कॉन्स्टेंट होता है ना। अगर आई बढ़ेगा, जैसे आई बढ़ेगा तो आर कम हो जाएगा अपने आप ना, इतना कम हो जाएगी कि वो नियत आएगा हमेशा, ठीक है, साइन आई अपॉन आर। या फिर इसको बोलते हैं कोस जे अपॉन कोस जे। क्या बोलते हैं इसको? जे अपॉन कोस जे, ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज। एक तो हो गया, दो नियम हो गए, एक तो ये हो गया अपना, और दूसरा ये हो गया लॉ ऑफ स्नेल। तो लॉ ऑफ स्नेल भी ध्यान रखोगे, और अपवर्तन की जो शर्त है वो भी ध्यान रखोगे, साइन आई अपॉन साइन आर। वहाँ पे क्या था कि आई और आर इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे आई और आर इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जो अनुपात है वो क्या होगा? फिक्स होगा। और किस पर निर्भर करता है? माध्यम का जो अपवर्तनांक है उस पर निर्भर करता है, क्या? प्रकाश का अपवर्तन की कोई किरण कितनी चेंज होगी। जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा तो वहाँ पे आवृत्ति क्या होगी? चेंज नहीं होगी, नो चेंज होगा इसमें, नो चेंज, मतलब बिल्कुल चेंज नहीं होगी क्या? आवृत्ति। लेकिन जो आयाम है, तरंग दैर्घ्य और वेलोसिटी जो वेग वगैरह है, ये चेंज हो जाते हैं, क्या हो गए? चेंज हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, प्रश्न आता है कि जो प्रकाश का जो अपवर्तन है उसमें क्या चीज़ चेंज होती है और क्या चीज़ चेंज नहीं होती। तो आवृत्ति चेंज नहीं होती और सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ध्यान रखोगे चीज़ ना। आगे स्लाइड पे चलते हैं। देखो अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि एक तो ये हो गया अपना ना, पहला तो ये हो गया जो अपवर्तन है उसका पहला तरीका तो ये हो गया ना। इसके बाद में है दूसरा तरीका, देखो देखो इधर ले लो, ये हो गया अपन अविलंब। अपन ये यहाँ पे लेते हैं, देखो सघन माध्यम, पहले क्या लेते हैं? सघन मीडियम 1, और दूसरा लेते हैं अपन विरल माध्यम। यहाँ पे लेते हैं विरल, ये कौन सा अपना? मीडियम 2। तो यहाँ पे जो किरण आएगी तो सघन है वहाँ पे, तो विरल में आएगी तो किरण क्या होगी? अभिलंब से थोड़ी दूर हट जाएगी, अभिलंब से थोड़ी, वैसे जानी तो ऐसी चाहिए लेकिन थोड़ी दूर हट जाएगी ना। तो जो ये कौन है इसको बोलते हैं अपन आर। क्या बोलते हैं इसको? आर। थोड़ी दूर हट गई ना, देखो अभिलंब से, ठीक है, अभिलंब एन है अपना, ये इंसिडेंट आई है, मतलब आने वाली जो किरण है ये है अपनी जो अपवर्तित जो किरण है, अपवर्तित किरण। और जो माध्यम है वो कैसा होना चाहिए अपना? पारदर्शक सतह बोल सकते हैं इसको ना, पारदर्शक सतह। तो ध्यान रखिए चीजें ना। ये हो गया अपना सघन से विरल में। ध्यान रखना क्वेश्चन आता है कि जब किरण सघन या विरल से परिवर्तित करती है तो अभिलंब की तरफ जाती है या फिर दूर हटती है उससे ना, तो यहाँ पे दूर हट जाएगी, ठीक है। एक होता है कि जो अगर किरण मान ले, मैं तुम्हें इसमें समझा रहा हूँ, ये होगी अपनी दूसरी कंडीशन। जो तीसरी कंडीशन है वो होती है कि जैसे ये किरण है, अगर किरण किसके अभिलंब के बिल्कुल समानांतर आए, किसके समय, ये अपना अभिलंब है तो अभिलंब के बिल्कुल क्या आएगी? समानांतर आएगी, यहाँ पे बिल्कुल अभिलंब के समानांतर आएगी। तो किरण क्या होगी? जो कोण है कितना हो जाएगा? यहाँ से अभिलंब से 0 कोण हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आई है और आर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और कितने हो जाएंगे बताओ? दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी अपवर्तन नहीं होगा, या फिर किरण किधर भी नहीं मुड़ेगी, मतलब अपवर्तन की बिल्कुल समानांतर आएगी। तो 3 कंडीशन होगी अपनी, एक तो हो गई वो, एक हो गई ये, और एक होगी तीसरी नंबर की जो कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो जो अपवर्तन है, इसके जो अपवर्तन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो अपवर्तन होता है उससे कौन कौन से एग्जाम्पल अपने एग्जामों में आ सकते हैं, आते हैं ना कि ये कौन से किसका उदाहरण अपवर्तन का है या फिर परावर्तन का। तो अपवर्तन से जो भी एग्जाम्पल तुम्हारे एग्जाम पे आ सकते हैं वो तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। देखो क्या हो सकता है, जैसे अपन तारे जो टिमटिमाते हैं तो वहाँ कौन सी घटना होती है? तारों का टिमटिमाना, बताओ कौन सी घटना होती है? तारों का जो टिमटिमाना है प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है वहाँ पे, तारों का टिमटिमाना। दूसरा है कि पानी में जब देखते हैं कि लकड़ी वगैरह डालते हैं तो वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है ना, तो वो भी कौन सा है? मतलब प्रकाश वहाँ पे क्या हो रहा है? देखो मैंने तुम्हें भी ऐसे समझाया था, जैसे ध्यान रखना है इस चीज़ को। प्रकाश जब जाएगा तो अपवर्तन क्या होता है? किरण थोड़ी टेढ़ी हो जाती है ना, तो इसको इस चीज़ से ध्यान रखेंगे, टेढ़ी हो जाती है वहाँ पे, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, फिर पास आ जाती है, ठीक है। वो जो म्यू है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, अपवर्तनांक पर। या फिर जो अपना सूर्योदय या जब सूर्योदय होता है या फिर सूर्योदय के बाद भी क्या सूर्य का कैसा रंग दिखाया जाता है? लाल, मतलब जो लाल रंग का होता है, क्या होता है? लाल रंग का दिखाई पड़ता है अपन को सूर्य, मतलब सूर्योदय के थोड़े से पहले और सूर्योदय के थोड़े बाद में भी सूर्य लाल रंग का फिर लालिमा दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं सूर्य। वहाँ पे क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके बाद में पानी में पड़ा हुआ सिक्का अपन को ऐसे दिखाई देता है, थोड़ा भारी भारी से दिखाई देता है ना, पानी में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना, ऊपर उठा हुआ, उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। वहाँ पे भी क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। दूसरा है कि पानी में जो मछलियाँ होती हैं उसकी जो वास्तविक गहराई होती है, जैसे पानी है वो वास्तविक गहराई पर यहाँ होती है लेकिन अपन थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, जो मछलियाँ वास्तविक होती है वो थोड़ी अपन को ऊपर दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो ध्यान रखना जो 5 एग्जाम्पल मैंने तुम्हें लिखे हैं 5 एग्जाम्पल मैंने तुम्हें लिखे हैं, एक तो है तारों का टिमटिमाना, पानी में जो सिक्का पड़ा होता है उसका थोड़ा ऊपर दिखाई देना, या फिर जो मछलियाँ हैं वास्तविक गहराई से थोड़ी ऊपर दिखाई देना, और यह है अपना एक है अपना सूर्योदय सूर्यास्त के बाद में सूर्य का लाल दिखाई देना।
और एक है पानी में जो टेढ़ी छड़ी होती है उसका दिखाई देना है ना। तो ध्यान रखेंगे एग्जाम्पल। आगे चलते हैं अपन, देखो यहाँ पे एक होता है अपना जो अपवर्तनांक होता है म्यू। ये क्या होता है? जो अपवर्तनांक या म्यू जो होता है, जो माध्यम होता है उस पर डिपेंड करता है कि जो कौन सा जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक क्या होता है? एक नियत होता है। इसका जो अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि क्या होता है, ये साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है स्नेल का नियम। इसको बोलते हैं स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। जैसे साइन आई का मान मान लो कितना आया, 1 आया, और उस साइन आर का मान कितना आया, 2 आया, 1/आधा आया, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 ही रहेगा, इस ये मान लो 2 ही रहेगा। तो 2 के लिए मान लो साइन आर 1 है, तो इसको मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। 2 करने के लिए इसको कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1/2 ही लेना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो जो म्यू है ये हमेशा नियत रहेगा। 2 लाने के लिए मान लो इसका साइन आई का मान मान लो यहाँ पे 10 आया, कितना आया, 10 आया। तो मेरे को साइन आर कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, 5 इसको करना ही पड़ेगा। ये नियत रहेगा बिल्कुल भी माध्यम के लिए, ठीक है। और जो अपवर्तनांक म्यू है ये क्या होता है, विमाहीन होता है। क्या होता है? इसकी कोई विमा नहीं होती, विमाहीन होता है ये बिल्कुल, है ना, इसकी कोई विमा नहीं होती, ठीक है। क्या है? नियत है। जो वैक्यूम है निर्वात है उसका जो अपवर्तनांक वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है? 0। अब इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है, 1.008 होता है, ठीक है। इसके बाद में जो वाटर है इसका जो अपवर्तनांक है बताओ कितना होता है वाटर का। एक है कांच, जो वाटर है इसका होता है 1.33 होता है। जो कांच है इसका अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.50। ध्यान रखना एग्जामों में आता है ना। और डायमंड जो हीरा होता है, हीरा, इसका जो अपवर्तनांक है होता है 2.48। कितना होता है? 2.48। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का अपवर्तनांक तुम्हें ध्यान रहना चाहिए। हीरा का ध्यान रहना चाहिए, ग्लास या कांच का ध्यान रहना चाहिए, वाटर का ध्यान रहना चाहिए, एयर का ध्यान रहना चाहिए ना। अपवर्तनांक जो म्यू होता है वो ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। और जो अपवर्तनांक है ये लैम्डा पर भी निर्भर करता है। जब भी लैम्डा बढ़ेगा 1/λ के अनुपात में होता है। तो जो म्यू बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगी, घटेगी। तो जो सबसे ज़्यादा बताओ किसका होगा म्यू, एक तो होता है लैम्डा। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य बताओ किसकी होती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है। देखो अगला पेज लेते हैं यहाँ पे। जो लैम्डा जो म्यू है, अपवर्तनांक जो म्यू होता है ये समानुपाती होता है 1/λ के। तो जब भी म्यू अगर बढ़ेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा, तो लैम्डा क्या होगी, घटेगी। तो बताओ सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस कौन सी कलर की होती है? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है अपनी रेड कलर की होती है। कौन सी की होती है? जो रेड कलर होता है अपना, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका जो अपवर्तनांक है सबसे कम होगा, है ना। इसके बाद में जो अपना वॉयलेट कलर होता है, बैंगनी जो रंग होता है वॉयलेट, इसकी जो लैम्डा है सबसे कम होती है। और जो म्यू है इसका सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे चीज़ ना। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अपन अब देखो अपन जो अपने क्या पढ़ा भी, अपवर्तन पढ़ा। क्या पढ़ा? अपवर्तन पढ़ा। अपन पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है वो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है। तो यहाँ पे होता है क्रांतिक। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। ये अपना जो सघन कौन सा माध्यम है, यहाँ पे जो माध्यम होता है वो होता है सघन, और यहाँ पे होता है विरल माध्यम। विरल जो माध्यम होता है थोड़ा पतला वाला। तो देखो ये है अपना अभिलंब, ठीक है, N। जो कोई भी किरण अगर सघन माध्यम से जाती है तो बताओ अभिलंब से दूर हटेगी या पास आएगी? तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो देखो दूर हट गई है ना, दूर हट गई, देखो ऐसे। इसको बोलते हैं अपन I, इसको बोलते हैं अपन R। अब मान लो कि मैं इसको बढ़ाता जाऊँ, इसको जब बढ़ाता जाऊँ तो ये इतनी पास आ जाएगी कि बिल्कुल इसके समानांतर हो जाएगी। देखो अगले डायग्राम में, देखो ये है अपना दूसरा अभिलंब N। मैं इसको इतना बढ़ाऊंगी कितना डिग्री का कोण बन जाए, 90 डिग्री का कोण बन जाए। ये देखो ऐसे आ गई है ना, इसके समानांतर हो गई। कितना कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो जी यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं इसको? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। अब मैं यहाँ पे जो कोण का क्रांतिक कोण से यहाँ पे जो आपतित जो किरण होगी उसका मान इतना बढ़ा दूंगा। देखो इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो मैं क्रांतिक जो कोण है जो I है इसका मान मैं इतना बढ़ा दूंगा कि जो किरण है वापस इसी माध्यम में लौट के आ जाए। देखो ऐसे और ऐसे, मतलब मैं इसको इतना बढ़ा दूंगा कि इससे 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाए। कोण कितनी हो जाए, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। ये कोण है ना, एक्स जो है 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे जो I है वो क्या हो जाएगा, C से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो क्रिटिकल जो एंगल है क्रांतिक जो कोण है उससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 कंडीशन बन गई। तुमसे पूछ लेगी जो क्रांतिक जो कोण है, क्रांतिक कोण क्या होता है? तो क्रांतिक कोण जो होता है वो होता है कि ऐसा कोण जो परावर्तित जो किरण है या फिर जो अपवर्तित जो किरण हो रही है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो 90 डिग्री जो कोण बन रहा है इसका मान 90 से ज़्यादा हो जाए तो वही क्या है अपना
क्रांतिक जो कोण है, जो क्रांतिक कोण है वो अपवर्तनांक जो होता है उसके अपोजिट होता है। जो क्रांतिक कोण अगर माध्यम का जो अपवर्तनांक अगर बढ़ेगा, यहाँ पे अगर अपवर्तनांक जो बढ़ेगा, माध्यम का जो अपवर्तनांक बढ़ेगा, तो जो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, घटेगा। देखो उल्टा रहना है, क्रांतिक कोण किसके समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/μ के। अगर अपवर्तनांक माध्यम का बढ़ेगा तो क्रांतिक कोण बढ़ेगा। जो सबसे जो कम है वो होता है हीरे का। क्या होता है, हीरे का। देखो हीरे का अपवर्तनांक मैंने अभी पिछली स्लाइड बताया था कितना था, 2.48 था। तो इसके लिए सबसे जो कम होता है क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होता है, किसके लिए, हीरे के लिए सबसे कम किसका मान होता है, क्रांतिक कोण कितना होता है, 24 डिग्री। कितना होता है, 24 डिग्री। तो ध्यान है तुम्हें, पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है, अगर हीरा कोई भी चीज़ जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो कोई चीज़ चमकती है। क्या होती है, कोई चीज़ चमकती है। तुमने देखा होगा, एक तो होता है जब अपन कहीं रेगिस्तान वगैरह में जा रहे होते हैं सड़क पे, तो अपन को चकाचौंध सी दिखाई देती है, तो वहाँ पे होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दूसरा जब हीरा चमकता है तो वहाँ किसके कारण चमकता है, जो हीरा चमकता है किसके कारण है, वहाँ पे होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तुमने देखा होगा जब कांच टूट जाता है तो उसमें दरार आ जाती है, दरार आने पर दरार चमकती है, तो वो कौन सा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आया समझ में। तो उसके एक होती है मरीचिका, एक होता है अपना कांच, जो हीरा होता है कांच में दरार है वो चमकती है, ठीक है। एक होता है अपना ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर। अपने एक वैज्ञानिक थे नरेंद्र कपानी, क्या है, नरेंद्र कपानी, ठीक है। उनको जाना जाता है ऑप्टिकल फाइबर के लिए। जो प्रकाशीय तंतु होता है वो भी पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है ये होता है। ध्यान आए तुम्हें, समझ में आए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो पहले ये आप आई कोई किरण आई, वो यहाँ पे शर्त होती है कि सघन माध्यम से किस में जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए पहला। और दूसरा कि जो अभिलंब है, एक अपना आई और आर, ये तीनों एक माध्यम में होने चाहिए ना। और इसमें देखो एक तो होना चाहिए, देखो इसकी शर्त जो होती है वो होती है, देखो क्या होना चाहिए, जो टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है TIR जो होता है टोटल इंटरनल, इसके लिए दो शर्त होती है। पहला है कि जो कोण आई है, क्या है, कोण आई किससे बड़ा होना चाहिए, कोण C से बड़ा होना चाहिए, मतलब क्रांतिक जो कोण है उससे बड़ा होना चाहिए। दूसरी इसके लिए शर्त है कि जो किरण है कहाँ से जानी चाहिए, सघन जो माध्यम है अपना जो सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम से कहाँ जानी चाहिए किरण, विरल माध्यम में, विरल माध्यम में, विरल माध्यम में जानी चाहिए किरण, ठीक है। एक तो है कि आई से आर में, दूसरा है कि सघन माध्यम से कहाँ जानी चाहिए किरण, विरल माध्यम में जानी चाहिए। ध्यान रखना ये ना कंडीशन है कि पूछता है कि सघन जो पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहला है कि जो आई कोण है किससे बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। और एक ही जो कोण किससे, जो परावर्तित जो किरण होगी वहाँ पे अपवर्तित जो किरण होगी बाद में वापस उसी माध्यम में आएगी लौट के, तो अपन इसको कितना बढ़ाएगी वो वापस उसी माध्यम में आ जाए। तो 90 डिग्री से ज़्यादा बढ़ाने पर वो उसमें आ जाती है, तो उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब भी होगा तो कोई चीज़ चमकेगी, ठीक है, कोई चीज़ चमक उत्पन्न करती है, उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब देखते हैं इसके क्या उपयोग हो सकते हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। देखो जो हीरे का जो चमकना है वो आता है, इसके उदाहरण है ना, हीरे का चमकना पूछता है कि जो किसका उदाहरण है ना, दूसरा है मरीचिका, जैसे रेगिस्तान वगैरह में चमकती है ना, जल दिखाई देता है अपन को ना, जब अपन सड़क में चलते हैं, गर्मी में सड़क पे चलते हैं तो वहाँ पे से थोड़ी चमक सी दिखाई देती है, सड़क पे बहुत आगे से जाके ना ऐसे चमक सी होती है ना, इरिटेटिंग वगैरह होता है, तो उसको बोलते हैं मरीचिका, मायरिज बोलते हैं ना। दूसरा है कि कांच में दरार का चमकना। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर, क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर। अपने एक वैज्ञानिक थे नरेंद्र सिंह कपानी, अभी इनका निधन भी हो गया था 2 साल पहले शायद, तो वह है नरेंद्र सिंह कपानी, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय तंतु, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु। तो समझ में आ रहा है तुमको, आई थिंक ना, प्रकाशीय तंतु है अपना, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। इसके बाद में प्रकाश सिग्नल, इसका जो उपयोग कहाँ पे करते हैं, जो अपने जो प्रकाश जो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर है इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं अपने। एक तो है कि जो प्रकाश का सिग्नल लोग कहाँ पे भेजा जाता है, दूर भेजा जाता है। देखो ऐसे होता है जब भी प्रकाश की तरंग इसमें जाएगी तो ऐसे जाएगी, तो बहुत दूर तक जाएगी ना, बहुत दूर तक भेज सकते हैं अपन को ना। तो इसका उपयोग किया जाता है संचार में, क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन या फिर संचार में इसका उपयोग किया जाता है ना। एक है कि जो विद्युत सिग्नल होते हैं उसको किस में बदल सकते हैं, प्रकाश सिग्नल में बदलने के लिए भी प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में है कि जो लेजर रे होती है उसको कहाँ भेजा जाता है, अपने शरीर में भेजा जाता है, शरीर में ना। इसके बाद में कि शरीर के आंतरिक जो भागों का परीक्षण करने के लिए भी अपन जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसका उपयोग करते हैं, फिर प्रकाशीय तंतु का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रहेगी 4 एग्जाम्पल ये ध्यान रहेगा, प्रकाश इसके बारे में, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में ध्यान रहेगा, नरेंद्र सिंह कपानी। तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे सब चीज़ें ना। तो आगे चलते हैं, क्या पढ़ेंगे, देखो अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय मिरर, जो अपना जो क्या है रिफ्लेक्शन बाय मिरर होता है तो होता है रिफ्लेक्शन बाय मिरर। तो अपना अगले जो टॉपिक है वो आएगा अपना जो दर्पण पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे ना। इसमें पढ़ेंगे अपन दर्पण। तो दर्पण में जो अपन एक तो पढ़ेंगे गोले दर्पण, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन अवतल और उत्तल दर्पण पढ़ेंगे ना। तो इसको अपन आज की जो क्लास है इसको यहीं तक रखते हैं ना, अगले जो टॉपिक है अपने अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। जो अगली जो क्लास आएगी अपनी उसमें पढ़ेंगे अपन जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, परावर्तन किससे, दर्पण से पढ़ेंगे ना। पहले तो मैंने पढ़ा था कि सतह से, यहाँ पे पढ़ेंगे अपन
जो अपना मिरर होता है दर्पण से परावर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। सभी को बेस्ट ऑफ लक ना, अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारे एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं ना, तो अपन जो रिवीजन है वो फुल करो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, थैंक यू।